नमस्कार। गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। तो खबर तो आपने सुनी ली होगी, इलोन मस्क साहब भारत में अपनी कंपनी के थ्रू सैटेलाइट इंटरनेट लाने का प्रयास कर रहे हैं और वो उसमें कामयाब हो भी गए हैं। जियो और एयरटेल ने उनके साथ पार्टनरशिप भी कर ली है। अब हम जानने की ये कोशिश करते हैं कि आखिर क्या पार्टनरशिप जियो और एयरटेल ने जो इलोन मस्क साहब की जो कंपनी है उसके साथ क्या करार किया है और इसका जो मोबाइल टावर कंपनीज़ हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले हम बिजनेस मॉडल समझेंगे किसका, कि मोबाइल टावर कंपनीज़ का, और एक स्पेसिफिक कंपनी इंडस टावर का अध्ययन भी करेंगे जिसके लिए हमारे कई दर्शकों ने हमारे से अनुरोध किया है। तो पहले जानने की कोशिश करते हैं कि मोबाइल टावर कंपनीज करती क्या हैं। देखिए, मोबाइल टावर कंपनी जैसे शायद आप लोग सब जानते हैं वो मोबाइल टावर लगाने का काम करती हैं। अब ये मोबाइल टावर का मतलब क्या हुआ? मोबाइल टावर जो है वो बैकबोन है या रीढ़ की हड्डी है किसी भी वायरलेस मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? जो मोबाइल फ़ोन से जो सिग्नल जाते हैं वो आपके मोबाइल टावर पे जो इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं उनके थ्रू ही आगे पास ऑन होते हैं। तो संक्षेप में ये बात हुई। अब मैं आपको इसका धीरे धीरे इसको मैं समझाता हूँ कि आखिर ये सारी कंपनियाँ जितने भी मोबाइल टावर इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनियाँ वो करती क्या हैं। तो देखिए, मोबाइल टावर जो होता है वो एक जाल होता है लोहे का। ठीक है, एक टावर है जैसे आपने देखे ही होंगे। अब या तो वो टावर बड़ा हो सकता है या वो छोटा हो सकता है। और जब मैं मोबाइल इंफ्रास्ट्रक्चर या टावर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूँ तो मैं क्या क्या बात करता हूँ? वो टावर, उसके साथ जो इक्विपमेंट को पावर सप्लाई करने वाली बैटरीज और डीजल जनरेटिंग सेट, कूलिंग के लिए एयर कंडीशनर, फायर एक्सटिंग्विशर और शेल्टर रूम, मतलब कोई गार्ड उसमें बैठ जाए या कोई इक्विपमेंट मैं रख दूँ उसके लिए कमरा। तो ये सारी चीज़ों का जो कलेक्शन है ना वो टावर इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल है। ठीक है, एक्टिव इक्विपमेंट जो होता है ना केवल वो शामिल नहीं होता है टावर इंफ्रास्ट्रक्चर में। अब आपको मैं टुकड़े टुकड़े में मैं आपको बताता हूँ आखिर वायरलेस नेटवर्क के कितने मेजर पार्ट होते हैं। तो पहला जो पार्ट होता है ना वो पार्ट है एक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर। अब एक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हुआ? वो इक्विपमेंट, वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो आपके सिग्नल, यानी आपने मोबाइल अपने फ़ोन से किसी को कोई फ़ोन किया या कोई साइट एक्सेस की तो वो डेटा या वो सिग्नल वो टावर में जाता है और जो इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट उसको रिसीव करता है, प्रोसेस करता है और आगे ट्रांसमिट करता है, वो उस टावर का एक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ हुई पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर। जो चीज़ आपको मोबाइल कम्युनिकेशन के सिग्नल को पहुंचाने में मदद तो करती है लेकिन आवश्यक नहीं है। जैसे जैसे मैंने आपको बताया ना, ये टावर हुआ, बैटरी हुआ, डीजल जनरेटिंग सेट हुआ, एसी हुआ, आग बुझाने के यंत्र हुए, शेल्टर रूम हुए, ये मोबाइल कनेक्शन या मोबाइल के सिग्नल को आगे बढ़ाने में कोई मदद नहीं करते। लेकिन इनका काम क्या है कि ये आपके लिए एक, या आपके इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के लिए एक सपोर्ट का काम करते हैं। अब ये क्यों ज़रूरी है, क्या इनका फंक्शन है और क्या इससे टावर कंपनियों को फ़ायदा होता है, ये मैं आगे बताऊंगा। अब तीसरा जो होता है वो इसमें होता है एक बैक हॉल कहते हैं। तो एक एक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर जो रेडियो एंटीना वगैरह जो उसमें हुआ जिससे आपका मोबाइल डिवाइस कनेक्ट करता है। दूसरा जो होता है वो पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर, जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके ऊपर सारा मोबाइल की जो रेडियो एंटीना और ये सब लगे रहते हैं। और तीसरा जो है बैक हॉल का क्या चीज़ है? वो चीज़ सिग्नल से आपके या मोबाइल से आप टावर तक सिग्नल तो पहुंच गए, लेकिन फिर आगे मेन नेटवर्क में जहाँ तक उस सिग्नल को जाना है वो कैसे जाएगा? तो उसके लिए जो चीज़ होती है उसको बैक हॉल बोलते हैं। टेक्निकी बातें मैंने थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश की ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि आखिर टावर ज़रूरी क्यों होते हैं। फिर टावर जो है वो दो तरीके से हो सकते हैं।
3 तरीके के होते हैं बेसिकली, लेकिन 2 मेन जो तरीके हैं जिनको आपने आसपास अपने घरों आपके आसपास देखा भी होगा, तो एक हुआ ग्राउंड बेस्ड टावर्स, तो उनको GBT बोलते थे, ग्राउंड बेस्ड टावर। ये जो होते हैं ना, ये 40 से 60 मीटर ऊंचाई के होते हैं। तो करीब करीब अगर 60 मीटर ऊंचाई हुई तो करीब करीब 200 फीट के आसपास ऊंचाई वाले होते हैं, और 4000 स्क्वायर फीट के करीब करीब इनका एक स्टैंडर्डाइज इनका लैंड का एरिया चाहिए होता है, जो ग्राउंड बेस वाले को होता है। और जो रूफ टॉप वाले होते हैं, जो आपने देखा मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग जितनी भी होती है, तो उन मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग में कई बार आपने देखा होगा कि कोई टावर लगे हुए होते हैं। तो वो जो होता है उनकी हाइट 14 से लेकर 20 मीटर तक की होती है। तो करीब करीब 80 फुट जो है वो उनकी हाइट होती है। और वो जो है छोटी, मतलब जो बिल्डिंग्स होती है ना, उनके ऊपर स्मॉल हाइट पे कम इक्विपमेंट वाली जगह लगाई जाती है। मतलब उसमें इक्विपमेंट जो आते हैं ना, वो नंबर ऑफ इक्विपमेंट कम आते हैं। अब दो तरह के सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। देखिए, आप धीरे धीरे इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि आखिरकार टावर कंपनियां पैसे कैसे कमा रही हैं। तो दो, और इंडस टावर का रोल क्या है, मतलब इंडस टावर रेवेन्यू कैसे कमाएगी, पहले हम जनरल समझ लेते हैं, उसके बाद इंडस टावर की बात करेंगे। तो 2 तरह की कंपनीज हो सकती है। एक कंपनी तो ये हुआ कि मैं मान लीजिए एयरटेल हूँ, मैंने किसी कंपनी को कहा भाई मेरे लिए टावर लगा दो, ठीक है, तो उसने टावर लगा दिया। और टावर लगाने के बाद मैं ये कहूँगा कि भाई ऐसे करो तुम यार, इसको मेंटेन भी कर दो, तो AMC टाइप बिजनेस हो गया। तो अगर आपने सुजलॉन वाला वीडियो देखा होगा, तो सुजलॉन वाले यही करते हैं। तो वो क्या हुआ कि जैसे अगर विंड पावर की कोई विंड मिल कोई उनको लगानी होती है, तो वो कहीं से ऑर्डर लेते हैं। ऑर्डर लेके किसी भी जगह पर्टिकुलर साइट पे जहाँ वो कहते हैं, जहाँ जो आपका क्लाइंट है वो जहाँ कहता है, वहाँ वो विंड मिल लगा देते हैं। विंड मिल लगाने के बाद वो जो ओनर है विंड मिल का, वो ये कहता है यार मैं कहाँ से इसको मेंटेन करता रहूँगा, तुम ही मेंटेन कर दो। तो वो उसको ऑपरेशन और मेंटेनेंस भी करते हैं, और वो खर्चा ले लेते हैं, तो AMC भी ले लेते हैं। तो सेम एक तरीका तो ये है, जो टर्न की सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो ये वाला काम करते हैं कि वो किसी मोबाइल कंपनी के लिए टावर बना देते हैं, बनाने के बाद रेडीमेड करके दे देते हैं उसको, कि भाई आप लो, आप इसको संभालो, मेरे को तो मेरे बनाई के पैसे दे दो, जो जितना खर्चा है वो मुझे दे दो आप। और उसके बाद जनरली वो जो मोबाइल कंपनीज होती हैं वो ये कह देती हैं कि भाई आप एक काम करो, ये भी आपका ऑपरेशन और मेंटेनेंस भी ले लो, और जो खर्चा आपका आएगा वो मैं दे दूंगा। अब जो दूसरा मॉडल है ना, वो इंडिया में ज़्यादा चलता है, और वो इंडस टावर जो कंपनी है वो उसी मॉडल में है। उसमें क्या होता है कि आपने क्या किया कि एक टावर खड़ा कर दिया, आपने कोई जगह ली, और मोबाइल कंपनी के कहने पर भाई यहाँ टावर मुझे चाहिए, वहाँ आपने खड़ा कर दिया टावर खड़ा करने के बाद आपने उसको मोबाइल कंपनी को हैंड ओवर नहीं किया है, मोबाइल कंपनी को दिया नहीं है। आपने क्या किया है, आप उससे किराया लोगे। भाई आप मोबाइल कंपनी, आप अपने इक्विपमेंट यहाँ पे लगा दो, और लगाने के बाद मुझे फिक्स किराया दे दो, मेंटेनेंस भी मैं कर दूंगा। भाई बिजली का, गार्ड रूम का, मेंटेनेंस का, ऑपरेशंस का खर्चा आएगा ना, वो भी मैं कर दूंगा। मोबाइल कंपनी को तो सिर्फ ग्राहक लाने हैं, मतलब नंबर ऑफ जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर वो अपने नेटवर्क में जोड़ेगी, मोबाइल कंपनी की बात कर रहा हूँ, उतनी ही ज़्यादा उसको फ़ायदा होने वाला है। तो वो फोकस मोबाइल कंपनी को ये कहते हैं टावर वाली कंपनीज, आप वहाँ फोकस करो, ये टावर का तो बैक एंड है ना आपका, ये नेटवर्क का है, ये मैं मेंटेन कर दूंगा, ये मैं अच्छे से चला लूँगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये किराएदारी का बिजनेस है। आपने ऐसे समझें, आपने एक मकान बनाया, और बनाने के बाद आपने उसको क्या कहा, मैं तो इसको किराए पे चढ़ा दूँ, करते हैं ना हम लोग, एक फ्लोर और बना लेते हैं, और एक फ्लोर बनाने के बाद या एक मकान और ख़रीद लेते हैं, और उस मकान को क्या हम करते हैं, हम उसको किराए पे चढ़ा देते हैं। तो सेम कंसेप्ट है। अच्छा, एक और बात है, अब आप मान लीजिए उस आपके 3 या 4 कमरे हैं, अब आप एक तरीका तो ये है कि एक ही फैमिली को दे दें, अब उसके लिए ज़्यादा महंगा पड़ेगा, या आप ये करो कि उसमें से जो है ना स्टूडेंट्स को दे दें, ठीक है। वो जो आजकल जैसे स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल चलते हैं छोटे छोटे, आप कई स्टूडेंट्स रख दें उसमें, तो उसमें क्या है, आपके जो रेवेन्यू आएगी हॉस्टल में, या जो आपने मकान बनाया उससे जो रेवेन्यू आएगी कंपैरेटिवली उससे ज़्यादा आएगी, जिसमें आपने एक ही बार एक फैमिली को पूरे को दे दिया। दूसरी बात क्या है, वो स्टूडेंट जो है उसके लिए भी खर्चा कम पड़ेगा। तो सेम सिस्टम है। ये लोग जो इंडस टावर का, या जो इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ जो डोमिनेटिंग
टावर कंपनीज है उनका बिजनेस भी यही है कि वो बेसिकली एन्युइटी बिजनेस है। एन्युइटी का मतलब क्या होता है, एक फिक्स्ड रेंटल आता है, आपने टावर लगा दिया और टावर के बाद आपको हर साल आपको उस टावर का किराया आएगा। ये बेसिकली आपको बात ध्यान रखनी है। अब क्या है, ये जो कंपनीज हैं इसका, अच्छा ये आप खुद के टावर लगाओ या आप किराए पे, जैसे मोबाइल कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि भाई आप खुद के टावर लगाओ, या जैसे एयरटेल है वो खुद के टावर लगाए और किराए पे ले ले, उस पर क्या एडवांटेज है? एक सबसे बड़ा एडवांटेज है उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करना पड़ रहा, उसका फोकस जो है ना वो अपने ग्राहक लाने में है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने नेटवर्क में ग्राहक जोड़ेगा उतनी ही बढ़िया जो है ना आपको रेवेन्यू आएगी। और यहाँ आपको फिक्स खर्चा दे के काम निपटा देना है, भाई मैं तो फिक्स खर्चा दे दूंगा, मेरा फोकस तो मैं जितने ज़्यादा ग्राहक जोड़ूंगा ना उतना बढ़िया है मेरे लिए। इनके लिए क्या फ़ायदा है? अच्छा, दूसरी बात ये, जैसे जो मोबाइल कंपनी है उनको कहीं कोई नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, किसी एरिया में, कोई कंजस्टेड एरिया में नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है। अब वो नया, मान लीजिए अगर उसको टावर लगाने जाएंगे तो पहली बात तो ज़मीन नहीं मिलती, और ज़मीन अगर मिल भी गई तो उसके बाद क्या है कि कॉस्ट बहुत आती है। तो ये क्या करते हैं, अच्छा तीसरी बात है, उस ज़मीन का लीज़ ले लिया आपने, फिर सरकारी अप्रूवल चाहिए, फिर इलेक्ट्रिसिटी का अप्रूवल चाहिए, तो 100 तरह के झंझट हैं। तो इससे बढ़िया वो क्या करते हैं, वो कोलोकेशन, यानी कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टावर है उसमें एक स्लॉट बोलते हैं, तो स्लॉट को किराए पे लेके अपना इक्विपमेंट लगा लेते हैं, ठीक है। ये कोलोकेशन बोलते हैं इस चीज़ को। मतलब एक ही टावर पे कई मोबाइल कंपनीज अपने अपने इक्विपमेंट जब लगा लेती है तो इस चीज़ को कोलोकेशन बोलते हैं। इसके कारण मोबाइल कंपनियों को ये फ़ायदा है कि उनके जो किराया है ना वो कम हो जाता है, क्योंकि जैसे मैंने हॉस्टल का एग्जांपल दिया, अगर 5 स्टूडेंट्स एक हॉस्टल में रहेंगे तो प्रति जो स्टूडेंट किराया है वो तो कम हो जाएगा, लेकिन वही, और जो उसका मालिक है, जो हॉस्टल का जो ओनर है, जो उसको रन कर रहा है, उसके लिए वो 4 या 5 स्टूडेंट को का किराया मल्टीप्लाई करेगा तो ज़्यादा किराया आएगा, बजाय उसके कि वो एक सिंगल फैमिली को किराए पे दे दे, और सिंगल फैमिली के लिए वो महंगा पड़ता है। तो सेम कंसेप्ट है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट है इन टावर कंपनीज का। अब क्या है कि जो टावर कंपनीज का जो बिजनेस मॉडल है उसके कुछ सेलिएंट पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़, ये जितनी भी टावर कंपनीज इंडिया में हैं उसमें एक खास बात है कि हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर है। वो आप समझिए, नेटवर्क की जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ती है, जैसे जैसे टेक्निक चेंज होती है, ठीक है, वैसे वैसे क्या होता है कि नेटवर्क कंजेशन होता है और आपको ज़्यादा टावर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको नई ज़मीन देख के, टावर कंपनीज को नई ज़मीन देख के उस पर टावर लगाने पड़ते हैं, और उसके लिए ये जनरली डेट लेते हैं। इक्विटी रेज करना इतना आसान नहीं होता है कि आप हर बार टावर के एक्सपेंशन के लिए आप जो है आप इक्विटी रेज करते हैं। तो डेट, मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज जो है ना वो डेट लेती हैं, और इसी के कारण इन कंपनीज का जो डेट टू इक्विटी रेशियो होता है ना वो हायर होता है। दूसरी बात है, जैसे मैंने बताया आपको, एन्युइटी ड्रिवन बिजनेस है, फिक्स आएगा भाई, पहले से तय कर लेते हैं, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। और अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया, यानी कि जैसे एक मोबाइल कंपनी और एक टावर कंपनी है, उन दोनों के बीच में करार हो गया भाई 10-15 साल तक मैं आपके यहाँ इक्विपमेंट लगाऊंगा और हर साल मैं इतना किराया दूंगा, और जैसे किराएदारी में होता है, और इस रेट से हर साल किराया बढ़ेगा। आपको अगर नल, ये मतलब ये जैसे किराएदारी में अपन बोलते हैं कि अगर बिजली का रेट बढ़ गया तो मैं आपको बढ़ी हुई रेट पे बिजली आपको लेनी पड़ेगी, पानी का रेट बढ़ गया तो पानी का बढ़ा हुआ चार्ज आपको देना पड़ेगा। तो इस तरह की सारी शर्तें इनकी हो जाती हैं। अगर आपने बीच में खाली कर दिया तो मैं आपको एडवांस नहीं दूंगा, मतलब जो आपने एडवांस किराए के लिए दे रखा है वो मैं वापस नहीं करूंगा, मिनिमम इतने साल के लिए आपको मैनेज ही करना पड़ेगा। तो ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन पहले तय कर ले। तो फिक्स्ड एन्युइटी बिजनेस है, बढ़िया बिजनेस है, एक बार टावर लगा दिया और मज़े से उसका किराया खाओ। फिर क्या है कि जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं ना उसमें क्या क्या शामिल होता है, मतलब ये अब जिसने किराया ले लिया, ठीक है, मोबाइल कंपनी ने तो टावर को किराए पे ले लिया, अब जो टावर कंपनी है उसके क्या क्या खर्चे होते हैं। तो रेंटल, जो लीज़ आपने ज़मीन पे जिस पे आपने लिया हुआ है, एक रेंटल तो आपको मोबाइल कंपनी देगी टावर कंपनी को, लेकिन टावर कंपनी में जिस जगह
टावर लगाया उसका भी तो किराया उसको देना, उस जगह का किराया देना है ना, तो वो रेंटल। फिर सिक्योरिटी के लिए, फिर मेंटेनेंस के लिए। और मेंटेनेंस में क्या है, एक बड़ी झंझट है कि मेंटेनेंस जो होती है वो हर साल जो है ना, मेंटेनेंस के चार्जेस उनको अपग्रेड करने पड़ते हैं। फिर फ्यूल कॉस्ट एक बहुत बड़ी कॉस्ट है इनकी, टावर कंपनीज की। तो फ्यूल कॉस्ट में क्या होता है कि जो डीजल का लाना और ले जाना होता है ना, वो बड़ा क्रिटिकल होता है, क्योंकि डीजल की चोरी आसान होती है। कितना डीजल लगा, हर मतलब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू, टावर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ कि फ्यूल के एक्सपेंसेस जो होते हैं ना, उसके प्रति ये जो कंपनियाँ होती हैं बड़ी सेंसिटिव होती हैं। मतलब फ्यूल का खर्चा ज़्यादा हो गया तो वो जनरली क्या होता है, विवाद हो जाता है किसके बीच में, टावर कंपनी के बीच में और जो इनका टेनेंट है ना, यानी जो मोबाइल कंपनी, उनके बीच में विवाद होता है। भाई इतना तो होना ही नहीं चाहिए, वो कहता है इतना होता है। तो अगर आपने अमारा राजा वाली हमारी वीडियो देखी हो तो उसमें भी हमने ये वाली बात कही थी कि जो टावर, जो मोबाइल कंपनीज़ है ना, वो लिथियम आयन बैटरी पे जा रही हैं, क्योंकि अपना खर्चा कम करने के लिए। तो वो बैटरी बैकअप और डीजल जनरेटिंग सेट जो है ना, वो थोड़े से कॉस्टली पड़ते हैं। तो डीजल जनरेटिंग सेट को जो है ना, वो तो ये रिप्लेस कर रही हैं अपने ये सोलर पावर से। और जो बैटरी है वो वहाँ पे जो नॉर्मल जो बैटरी आती है, लेड एसिड बैटरी, उसकी जगह वो लिथियम आयन पे जा रहे हैं। तो अपनी कॉस्ट कम करने के लिए टावर कंपनी, मतलब टावर कंपनीज जो कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद एक हाँ, दूसरी बात ये कि एडवांटेज क्या है इस वाले में, जैसे मैंने बताया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मोर और लेस टावर कंपनी के लिए फिक्स हो गए। ठीक है, किराया भी उनका फिक्स हो गया। एक मोबाइल कंपनी से जो टावर कंपनी किराया लगेगा वो भी फिक्स हो गया, करीब करीब फिक्स है। मतलब अब मान लीजिए मैं और टेनेंट ले आऊँ, और ज़्यादा ग्राहक ले आऊँ, और एक और मोबाइल कंपनी का एक इक्विपमेंट जो है ना वो मैं लगा दूँ, तो मेरे लिए फ़ायदा है। तो जितने ज़्यादा मैं लाता हूँ, जितने ज़्यादा मैं ग्राहक लाता हूँ, जितने ज़्यादा कोलोकेशन में इन्वॉल्व होता हूँ, मतलब जितने ज़्यादा टेनेंट किराएदार मैं ले आऊँ उस टावर पे, तो वो मेरे लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि सेम चीज़ से मैं एक्स्ट्रा किराया ले पा रहा हूँ। अब जैसे जो हमने बताया था, दो तरह के टावर्स होते हैं, ग्राउंड बेस्ड टावर्स होते हैं और एक रूफ टॉप टावर होता है। तो जैसे ग्राउंड बेस्ड टावर बड़े वाले होते हैं, उसमें 3 से 5 टेनेंट के इक्विपमेंट आराम से आ जाते हैं, और थोड़ा एडजस्टमेंट और करेंगे थोड़ा बहुत तो 2 या 3 के और इक्विपमेंट आ जाएंगे। यानी कि सेम टावर से 7 या 8 किराएदार से किराया आप ले सकते हो। और जो रूफ टॉप वाले होते हैं, जैसे मैंने बताया, वो थोड़े छोटे होते हैं, तो 2 या 3 इनिशियली उनमें उसमें आ सकते हैं, और थोड़ा एडजस्टमेंट और आप करेंगे। तो वो डिपेंड करता है कि उस टावर की हाइट और इस टावर की बेयरिंग कैपेसिटी, लोड बेयरिंग कैपेसिटी कैसी है, तो उसके हिसाब से 1 या 2 और एडिशनल हो सकते हैं। तो जो ग्राउंड बेस्ड वाले हैं उसमें तो 7-8, और जो रूफ टॉप वाले हैं उसमें 4 से 5 आराम से किराएदार के इक्विपमेंट एडजस्ट हो सकते हैं। अब दूसरी बात है, किराया किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। आप कितना कॉम्प्लिकेटेड इक्विपमेंट लगा रहे हो, और वो कितना वजनदार है। भारी होगा तो आपके नेटवर्क पे लोड, मतलब वो जो आपने स्ट्रक्चर खड़ा कर रखा है उस पर लोड आएगा, तो कहोगे भाई मैं तो ज़्यादा लूँगा, उसका किराया मैं ज़्यादा लूँगा। और जो नॉर्मल इक्विपमेंट हैं उनके लिए किराया मैं कम कर दूंगा। फिर ये क्या करते हैं, और उन्होंने रिवेन्यू का सिस्टम कर रखा है, तो ये कहते हैं साहब मैं ऐड लगा दूंगा उसके ऊपर, और मैं और किसी फैसिलिटी के लिए, मैं जैसे किसी और कंपनी को चाहिए होता, ज़रूरी नहीं वो नेटवर्क में ही हो, ठीक है, किसी और कंपनी को अगर उस टावर की ज़रूरत होती, कई बार इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज़ को किसी पर्टिकुलर रीज़न के लिए ज़रूरत होती, तो भाई यहाँ मेरे भी लगा लो, आप लगा लो, तो एडिशनल इनका सोर्स ऑफ इनकम हो गया। तो एक तो विज्ञापन से हो गया, और एक दूसरी किसी कंपनी का कोई इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट आपको लगाना है तो लगा सकते हैं, तो वो इनको फ़ायदेमंद हो गया। तो जैसे जैसे इनके किराएदार बढ़ते हैं वैसे वैसे टावर कंपनी की चूँकि कॉस्ट फिक्स हो गई एक बार कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के बाद, इसलिए जैसे जैसे इनका नंबर ऑफ़ टेनेंट्स या किराएदार बढ़ते हैं वैसे वैसे इनका मार्जिन बढ़ता जाता है। फिर क्या है कि मोबाइल कंपनीज़ के लिए भी, अच्छा एक और ख़ास बात है, आप एक बार मोबाइल कंपनी वहाँ टिक गई, उस पर अपने इक्विपमेंट उसने लगा दिए, तो उसकी स्विचिंग कॉस्ट बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि टावर की जगह मिलना बड़ा मुश्किल है। स्विचिंग कॉस्ट का मतलब ये होता है कि भाई मैं एक टावर छोड़ के दूसरे पे चला जाऊँ, अब दूसरे पे कैसे जाओगे, जगह ही नहीं है ही नहीं वहाँ पे टावर। मान लीजिए ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो एक ही में झूलते रहते हैं ये 3, 4, 5 जो मोबाइल कंपनी होती है ना, एक ही ऊपर लटकते रहते हैं। तो टावर के अगर स्पेशली
अर्बन एरियाज़ में ये बड़ा ल्यूक्रेटिव काम है, स्पेशली वहाँ पर जहाँ कंजेशन ज़्यादा है, जैसे महानगरों में, तो वहाँ पे जगह ही नहीं होती पहली बात। तो दूसरी बात क्या है कि जैसे जैसे ग्राहक बढ़ रहे हैं वैसे वैसे क्या है कि जो इक्विपमेंट है उसकी जो लगाने की इक्विपमेंट जो अपन लगाते हैं उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। फिर क्या है, आप 2G से 3G पे गए तो 2G वाला इक्विपमेंट भी लगेगा और फिर 3G वाला भी करेगा, क्योंकि 2G साथ चलते हैं। तो 2G का इक्विपमेंट अलग और 3G का अलग। फिर 3G से 4G पे गए और 4G से 5G पे आए। ठीक है, तो हमेशा क्या होता है कि 2 जनरेशन मोबाइल की जो टेक्नोलॉजी है ना वो जनरली चलती है। तो एक तरीके से एक टावर पे डबल इक्विपमेंट लगते हैं, क्योंकि 3G वाला 4G हैंडल नहीं कर सकता, तो दोनों के लिए अलग इक्विपमेंट है। तो ये वाली बात। अब इस पर बात करते हैं कि ये जो इंडस टावर है ना, अब स्पेसिफिकली इसकी बात करते हैं। तो इंडस टावर जो है, जैसे मैंने बताया कि ये एक लीडिंग कंपनी है और मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए ये टावर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करती है। तो टावर में ये सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है और किराएदारी के मामले में ये नंबर 1 है। यानी किराएदार इसके पास जितने ज़्यादा, इसके पास सबसे ज़्यादा किराएदार है। और ये किराएदारी को जो अपन मेज़र करते हैं ना, इसको शेयरिंग रेशो से बोलते हैं। अब दिसंबर 2024 का मैं आपको डेटा देता हूँ। इनके पास इंडस टावर के पास 2,19,736 2,19,736 मैक्रो टावर थे, बड़े वाले टावर। और जो किराएदार थे ना वो थे 3,68,588 और इनकी प्रेजेंस थी ना 22 टेलीकॉम सर्कल्स में थी। तो टावर जितने थे और कोलोकेशन जितने थे, ठीक है, उन दोनों का अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मेरे पास 1.68 शेयरिंग रेशो आता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 4 टावर थे, है ना, और 8 आपके किराएदार थे, तो 8 डिवाइडेड बाई 4, यानी हर टावर पे ऑन एन एवरेज आपके पास 2 किराएदार हैं। तो मैंने बताया ना, टावर की कॉस्ट फिक्स, किराएदार से डबल किराया। तो ये जो शेयरिंग रेशो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है टावर कंपनीज को इवेल्युएट करने में। अब ये जो इंडस टावर है, इसका जो प्रमोटर है वो पहले तो एक्चुअली आदित्य बिरला, वोडाफोन, भारती एयरटेल, इन तीनों ने इसको प्रमोट किया था। बाद में जो भारती इंफ्राटेल है उसका इसमें मर्जर कर दिया गया और थोड़े से जो शेयर्स थे वोडाफोन के पास, वो कर्जे में डूबी हुई कंपनी थी, तो उसने शेयर बेच दिए, कुछ शेयर भारती को बेच दिए। तो अब भारती का जो स्टेक है ना, उसमें 50% का स्टेक है। तो पहली बात तो ये है कि भारती का एक बच्चा है, ये 50% स्टेक है भारती का। तो ये जो है ना, ROE इस कंपनी का 24.2% है, डेट टू इक्विटी रेशो 0.75 है। यानी 1 रुपये की इक्विटी पे या 100 रुपये की इक्विटी पे 75 रुपये इसके ऊपर डेट है। और उसका कारण मैंने बताया, ये हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला बिजनेस है, आपको बार बार नए नए टावर लगाने पड़ते हैं, तो आपको कर्जा लेना ही लेना है। और एन्युटी बिजनेस है। 50% जैसे मैंने बताया प्रमोटर के पास है, 26% FII के पास है, 18% DII के पास है, 6% पब्लिक के पास है। पिछले 3 साल की जो ग्रोथ है, सेल्स की ग्रोथ, वो 27% हुई और प्रॉफिट ग्रोथ 17% हुई। अब ये कंपनी जो है ये बढ़ेगी कैसे? तो सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे जैसे मोबाइल कम्युनिकेशन नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर्स जो है ना वो बढ़ रहे हैं और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, जैसे मैंने बताया ना आपको, इक्विपमेंट लगातार चेंज हो रहे हैं और लगातार नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर्स जो है ना भारत में वो बढ़ते जा रहे हैं, तो टावर की रिक्वायरमेंट है। और रूरल एरिया में पेनिट्रेशन अभी बहुत कम है, रूरल और रिमोट एरिया में जो है इनका पेनिट्रेशन कम है, तो इनको ये जो टावर्स की रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ेगी। अब इसमें एक जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ना, वो डिसएडवांटेज जो अपने मकानों में होता है। आप किराएदार तो लिया है, अब देगा नहीं पैसे, फिर तो मुकदमा लड़ते रहो, ठीक है, आप उसके सर्विसेज बंद कर दो और कुछ बंद कर दो, लेकिन वो पुराना किराया भाई साहब दे दूंगा कर करके। तो अभी इनके क्या है, 2023 के भी काफ़ी सारे पेंडिंग पेमेंट से एक पर्टिकुलर कंपनी, मोबाइल कंपनी के पेटे,
तो वो उसने हालांकि चुकता कर दी, अब इस बार चुकता कर दी, लेकिन देखो पैसा फंस गया तो फिर कंपनी की, तो अपन तो शेयर होल्डर हैं, अपन तो शेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो पैसा फंस जाता है, तो ये सबसे बड़ा रिस्क है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर तो मैंने कर दिया, अब पैसा ही नहीं आ रहा, किराया नहीं आ रहा, फिर उसका मेंटेनेंस का, स्पेशली जो रूरल एरियाज़ जो है वहाँ पर इसका जो मेंटेनेंस है वो डिफ़िकल्ट होता है, या जैसे आप बहुत ज़्यादा ऐसे रिमोट एरियाज़ में, तो वहाँ ये सब चीज़ों मेंटेनेंस में प्रॉब्लम आती है, मेंटेनेंस की कॉस्ट ज़्यादा होती है। तो कॉस्ट जैसे मैंने बताया, लेबर की कॉस्ट है, उसके बाद आपकी सर्विसिंग की कॉस्ट है, इक्विपमेंट जो कुछ ख़राब हो गए कुछ है ना उसकी कॉस्ट है, फिर फ्यूल की कॉस्ट है, तो रिमोट एरियाज़ में ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। ये सारी कहानी तो हुई इंडस टावर और टावर, जो मोबाइल टावर इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने वाली कंपनीज़ की। अब उस खबर की बात करते हैं कि भाई ये जो इलॉन मस्क साहब हैं वो अपने स्पेस एक्स के थ्रू जो सैटेलाइट सर्विसेज हैं स्टारलिंक, वो लॉन्च उन्होंने कर दिए। अब वो लॉन्च करने के लिए पहले तो एयरटेल ने पार्टनर कर लिया। अब एयरटेल क्या करेगा, तो एयरटेल जो है ना वो जो है वो इक्विपमेंट बेचेगा। किसके, जैसे अपने डीटीएच की छतरी होती है ना, ऐसा एक स्टारलिंक का इक्विपमेंट आएगा जो आपके घर में लगाना पड़ेगा, और वो फिर जो सैटेलाइट जो है ना वहाँ से कम्युनिकेट करेगा, और उस कम्युनिकेशन के थ्रू आपके पास इंटरनेट आएगा। तो ये जो अब बात ये कि बस इंडस टावर पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो देखिए विद इन ये जो ये जो सैटेलाइट का जो इंटरनेट है, सैटेलाइट इंटरनेट जो है, ये इसका जो मेन उपयोग है ना वो रिमोट और इनएक्सेसिबल एरियाज़ में या डिफ़िकल्ट टेरेन में, या जैसे दूर दराज के जहाँ पे टावर लगाना फिजिबल नहीं होता और कॉस्टली होता है। आप मान लीजिए जैसलमेर चले गए, थार के मरुस्थल में चले गए, अब वहाँ पे कितना आप टावर लगा के रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे। मोबाइल कंपनी कहेगी यार इसमें इतना तो आदमी तो कुल 100 हैं और एक टावर लगा के खर्चा इतना पड़ रहा है। तो वहाँ पर क्या है, ये टावर लगाना इतना फिजिबल, या सियाचिन आप चले गए, ठीक है, या कोई लद्दाख के किसी रिमोट एरिया में चले गए, या आप कोई दूर दराज के गाँवों में चले गए, तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर टेरेन या एरिया इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि उस टावर को लगाना, उसकी मेंटेनेंस करना है ना बड़ा डिफिकल्ट होता है। रेवेन्यू मोबाइल कंपनीज़ को इतना आता नहीं है। तो वहाँ पर क्या होगा, ये वाला जो स्टारलिंक है ना वो काम करेगा। अच्छा, अब आप रिमोट एरियाज़ की जब आपने बात कर ली, तो रिमोट एरियाज़ में जो आदमी रिमोट में रहता है उसकी पेइंग कैपेसिटी कितनी होगी, आप समझें बात को। हमको हमारे यहाँ जो है ना लोग अभी भी काफ़ी गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं। तो वहाँ पर जब आप जाओगे, स्टारलिंक का आप इंटरनेट लेके आओगे, तो ये तो है नहीं कि यहाँ से उठकर आदमी वहाँ जाके इंटरनेट एक्सेस करेगा, कोई बड़ा अमीर आदमी साउथ मुंबई में रहने वाला। तो ये जो सर्विसेज हैं, ये जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे पंचायत हुई, ठीक है, वो लेंगे, या फिर आपका पुलिस है, या हमारी जो आर्मी है जो बॉर्डर पे तैनात रहती है, जो दूर दराज पहाड़ों पे रहती है, जो पहाड़ों पर मतलब देश की रक्षा करती है। तो ऐसे जो रिमोट एरियाज़ हैं ना, तो ये जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं ना, ये ज़्यादा इन्वॉल्व होने वाले हैं। तो वहाँ के लिए ये इंटरनेट साजगार होगा। इंडिविजुअल आदमी के लिए जो शहरों में रहने वाला है उसके लिए तो ये जो मोबाइल टेलीफोनी जो है ना, मोबाइल टावर जो हैं, ये बहुत अच्छा विकल्प है। अच्छा विकल्प इसलिए भी है कि देखिए, हाँ, अच्छा विकल्प इसलिए भी है कि आपको निर्बाध या अनइंटरप्टेड सैटेलाइट आपको इंटरनेट आपको चाहिए 24 घंटे। अरे किसी दिन बादल हो गए, वो डिश ही काम नहीं करती है। वो जो आप डिश लगाते हो एयरटेल या डीटीएच, वो जो अपना टाटा स्काई की ये जो डिश लगाते हैं, यही काम नहीं करती है। कहीं बरसात हो जाती है तो ही काम नहीं करती है। सैटेलाइट का कभी कम्युनिकेशन टूट गया अर्थ स्टेशन से, मतलब सैटेलाइट का कहीं कुछ प्रॉब्लम आ गई मान लीजिए, तो आपके इंटरनेट नहीं आएगा। तो आप यहाँ तो इंटरनेट नहीं आता तो फ़ोन करते तो आप एयरटेल या जियो या जिसको भी आपका इंटरनेट ले रखा, भैया ये ब्रॉडबैंड नहीं आ रहा मेरे, तो आके और तार वार लगू के ठीक कर जाता है। लेकिन वो सैटेलाइट ही काम नहीं करेगा तो ये क्या करेंगे। तो ये शहरों में ये प्रॉब्लम है। और जो पेइंग कैपेसिटी ज़्यादा है ना वो शहरों में है, थोड़ा प्रभाव जरूर। अच्छा, दूसरा और बताता हूँ, अब इनके तो पुराने टावर हो गए, तो ये तो कॉस्ट वसूल कर चुके अपनी उस टावर की, किराया ले लेके कॉस्ट वसूल कर चुके,
ठीक है, ज़्यादा लोड पड़ेगा तो ये कह देंगे किराया कम कर देते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी पे फ़र्क पड़ेगा, कंपटीशन से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे फ़र्क पड़ेगा, इंडस टावर की प्रॉफिटेबिलिटी पे फ़र्क पड़ेगा। लेकिन मैं नहीं समझता कि ये जो स्टारलिंक आने वाला है इससे इंडस टावर जैसी कंपनियों पे कोई लॉन्ग टर्म में इफेक्ट होने वाला है। रिमोट एरियाज़ में जहाँ डिफ़िकल्ट टेरेन है वहाँ तो मैं ईमानदारी की बात पूछी जाए तो ये खुद नहीं करना चाहते, क्योंकि वो इनफिजिबल होता है। और बढ़िया वाली जगह वो ऑलरेडी ये बैठे हैं, ठीक है। सैटेलाइट जो इंटरनेट है कंजस्टेड एरिया में उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है, और जितनी भी पेइंग कैपेसिटी है लोगों की या पे करने वाले हैं वो कंजस्टेड एरिया में ही रहते हैं, मतलब महानगरों में रहते हैं। तो इम्पैक्ट तो आएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता, देखिए कभी भी शेयर बाज़ार में कोई भी घटना होती है ना, अब इलोन मस्क का नाम सुनते ही लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, अरे ये तो तबाही मचा देगा, ये तो ऐसे कर देगा, वैसे कर देगा, ये कंपनीज को ख़त्म कर देगा। कोई कंपनी ख़त्म नहीं होने वाली, कुछ भी नहीं होने वाला, कोई फर्क। आपको सेंटिमेंटल हो सकता है कुछ टाइम के लिए इंडस टावर का शेयर नीचे जाए, जब तक कि उनके ये जो स्टारलिंक के जो ऑपरेशंस जो हैं फुल फ्लेजेड नहीं हो जाएंगे, फिर आ जाएंगे ये तो वापस। सॉलिड कंपनी है, इतने टावर लगे हुए हैं, 2,19,736 टावर लगाना बंद थोड़ी कर देंगे, कंपटीशन ही तो आएगा, टावर लगाना बंद तो करेंगे नहीं। और एन्युइटी बिजनेस लगाओ और किराया खाओ। तो आज के लिए इतना ही। इससे पहले कि मैं वीडियो को समाप्त करूं, आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि ये जो कंपनी मैंने डिस्कस की है या किसी भी और कंपनी, किसी भी वीडियो में मैं कोई कंपनी डिस्कस करता हूं तो आप ये मान लें कि आपको मुझसे इन्फ्लुएंस नहीं होना है और आपकी ड्यू डिलिजेंस खुद को करनी है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछें कृपया करके, और उसके बाद शेयर की खरीद फरोख्त के बारे में कोई निर्णय लें। अगर आप मेरे इन्फ्लुएंस में आके कोई निर्णय लेते हैं शेयर की खरीद फरोख्त के बारे में तो आपको नुकसान हो सकता है। अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आता हो तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिखें कि आपको और किस कंपनी का एनालिसिस चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।